चैप्टर 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। बच्चे इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा भौतिक परिवर्तन। पहला आता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि हमारा कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था में, या फिर जैसे उसके पदार्थ की गंध में या फिर उसके रंग में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको कि जैसे मान लो मैंने ले लिया है बर्फ, ले लिया यानी कि आइस लिया है, आइस लिया, इसमें क्या है H2O के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि H2O के अणु है, और ये कौन सी अवस्था में है, कौन सी स्टेट में है, ठोस स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। इस बर्फ को मैंने गर्म कर दिया, यानी कि कोई भी टेम्परेचर दे दिया मैंने इसको, फिर ये किस में बदलना शुरू हो गया, पानी में, यानी कि जल में हो गया। अब मेरे पास में जल बन गया, इसमें भी क्या है H2O है, और ये हो गया हमारा द्रव्य अवस्था में, यानी कि मैंने आइस को, बर्फ को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर मुझे क्या मिला, जल मिला, यानी कि वाटर मिल गया। अब मैं इस वाटर को अगर वापस ठंडा करता हूं, तो मान मैंने वापस ठंडा कर दिया, वापस ठंडा करने से ये कॉमन बात है कि हम पानी को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाती है। ऐसे ही मैं पानी को अगर गर्म करता हूं, तो गर्म करने पर मेरे पास में नई चीज बन जाती है, वाष्प बन जाता है, यानी कि पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो वाष्प है इसमें भी H2O है, यानी कि जल के अणु है, और ये कौन सी अवस्था में आ गया, गैसियस अवस्था में आ गया, यानी गैस अवस्था में आ गया। अब मैं इस वाष्प को या भाप को, या जो स्टीम है ये हमारी, इसको मैंने ठंडा कर दिया, और ठंडा कर दूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं हम भौतिक परिवर्तन की, तो ये उदाहरण था भौतिक परिवर्तन का। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। दूसरी बात, नई कोई चीज अगर बन रही है तो उसके कोई रासायनिक गुणधर्म वो उनसे अलग नहीं होते। जैसे इसमें भी H2O है, और इसमें भी H2O ही है, और इसमें भी H2O ही है, यानी कि तीनों में जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो H2O के ही हैं। हाँ, हालांकि इनकी जैसे ठोस, ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, तो इनकी क्या हो रही है, स्टेट बदल रही है, यानी कि अवस्था बदल रही है। अब इसकी बात करें, अगर हम इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई कारण से परिवर्तन आ रहा है, अगर उस कारण को मैं वापस हटा दूं, तो मेरे पास में पुनः जो पहले वाला जो पदार्थ था वो वापस प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है, जैसे मेरे पास में थी बर्फ, बर्फ से क्या बना, गर्म करने पर जल मिल गया। अब मैं इस जल को गर्म किया था, अगर मैं गर्म की बजाय अब ठंडा कर दूं वापस इसको, तो ठंडा करने पे वापस मेरे को बर्फ मिल गया। तो आपको भौतिक परिवर्तन पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से, जैसे उसके रंग में बदला, उसकी अवस्था में, ठोस, द्रव्य, गैस में, और तीसरा है इसमें जैसे गंध में कोई बदलाव आ रहा है। तो ये है हमारे भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। इसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनकी बात करते हैं। यानी कि इसके बाद में है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या है कि कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को मैं, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, तो हमारे पास में नया कोई पदार्थ बन जाता है, यानी कोई नया सब्सटेंस हमें प्राप्त हो जाता है, और जिसके गुणधर्म क्या होते हैं कि पहले वाले पदार्थ के से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे होते हैं हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया कार्बन, ये कार्बन है C कार्बन, जो 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इस कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में जलाता हूं, यानी कि कार्बन की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवाता हूं,
तो मेरे पास में नया पदार्थ बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बच्चे हम बात करते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये क्या है, ठोस अवस्था में है। ये ऑक्सीजन जो है हमेशा ऑक्सीजन परमाणु O होता है और O2 जो होता है वो ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये है हमारा गैस में। और कार्बन डाइऑक्साइड आपने काफी बार नाम सुना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी एक गैस है। तो इसे अब मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पदार्थ जो है, दोनों हमारे जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनसे पूर्ण रूप से अलग रासायनिक गुणधर्म रखता है, अलग रासायनिक गुणधर्म रखता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग गैस है और ऑक्सीजन एक अलग है और कार्बन एक अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे रासायनिक परिवर्तन कब होगा, आपको बता दूं कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमें नया कोई पदार्थ मिलता है, और वो नया जो पदार्थ मिलता है वो स्थायी रूप से मिलता है। जैसे हमें ये CO2 जो मिला है ये स्थायी रूप से है। इस CO2 से मैं वापस क्या कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता, इसलिए मैंने भौतिक परिवर्तन, ये तो है हमारा रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन में मैंने लगाया था ऐसे एरो का निशान, यानी कि ये होता है रिवर्सिबल, यानी कि वापस कोई क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया होकर वापस वो पहले वाले मूल रूप में आ जाता है। लेकिन इस एरो का जो निशान है ये कह रहा है कि इन दोनों से CO2 बन रहा है, लेकिन कभी भी CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो ये है हमारे रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन से हमारा जो नया पदार्थ मिलेगा वो पूर्ण रूप से पहले वाले पदार्थों के अलग गुणधर्म रखता है और नया पदार्थ बनता है और स्थायी रूप से बनता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। हमने पहले देख लिया है कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रासायनिक जब परिवर्तन होते हैं जब ही कोई रासायनिक क्रिया होती है। जैसे हमने रासायनिक परिवर्तन में देखा था कि हमारा जो कार्बन था, कोयला था, उसको हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे थे, गर्म कर रहे थे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही थी। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये हमारी क्रिया होती है, यानी कि रासायनिक क्रिया होती है। अब इन रासायनिक क्रियाओं को हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण के अनुरूप लिखते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया जैसे कोयला, मैं बोलना चाहूंगा जैसे कोयला है जो कार्बन है, एक तो मैं ऐसे बोलूंगा कि कोयले को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, या फिर कोयला जो है कार्बन है उसको ऑक्सीजन से जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये तो हो गया हमारा एक शब्द समीकरण, वाक्य समीकरण हो गया। ये तो हो गया हमारा वाक्य समीकरण। और जैसे मैंने लिख दिया कोयला ऑक्सीजन गैस, कोयला ऑक्सीजन गैस गर्म करके बन गया, इनको क्रिया करवाने पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे पास में हो गया वाक्य समीकरण। ये होता है हमारा वाक्य समीकरण होता है। यानी कि पहले जो मैंने बोला था कि कोयले को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो वो तो था हमारा वाक्य समीकरण, और ये जो मैंने लिखा है वो तो था वाक्य, और ये है हमारा शब्द समीकरण, ये है हमारा शब्द समीकरण। अब सीधी बात है कि हम ऐसे लिखेंगे, इसके बजाय हम क्या करते हैं कि कोयला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके हम प्रतीक लिख देते हैं। प्रतीक जैसे कि मैंने मान लो कोयला का लिख दिया कार्बन, ऑक्सीजन गैस का लिख दिया O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दिया मैंने CO2। तो ये है हमारे प्रतीक, यानी कि ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये हम कैसे लिखते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये मैंने कार्बन और ऑक्सीजन गैस लिया है, तो ये जो इधर वाले जो तीर के निशान के जो इधर रहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, ये LHS है हमारा और ये RHS है। यानी कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है एरो के निशान के, तो ये तो होते हैं हमारे अभिकारक, ये होते हैं हमारे अभिकारक, यानी कि इनके बीच में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट होते हैं।
और ये जो RHS यानी कि जो राइट साइड में बन रहा है, हमारे दाईं तरफ जो बनता है वो हमारा होता है उत्पाद। हिंदी में है उत्पाद और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। ये है हमारा प्रोडक्ट जो हमारा नया बन गया है। तो तीर के निशान के पीछे अगर दो या दो से अधिक अगर अभिकारक या पदार्थ है हमारे, तो उनके बीच में हम लिखते हैं प्लस का साइन। यानी कि दो, जो जैसे हमारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन है, दो पदार्थ है, तो इन दोनों पदार्थों के बीच में मैंने प्लस का निशान लगाया है कि इन दोनों ही क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है। अब मैंने ये तीर का जो निशान यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इसका पीछे का जो है वो कह रहा है कि इनके बीच में क्रिया हो रही है, और तीर का निशान जो मुंह जिसकी तरफ है वो बताता है कि ये नई चीज हमारे सामने बन रही है। तो ये हमारा CO2 क्या हो गया, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। दूसरी बात, अब ये जो तीर का निशान है इसमें हम और भी, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, ठोस है, ठोस यानी सॉलिड, यानी कि इसका S मैंने यहां लिख दिया, सॉलिड का S, यानी कि ये क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं को। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो मैंने इसका G लिख दिया, ये गैस हो गया। CO2 जो है ये क्या है, गैस है, तो मैंने इसकी भौतिक अवस्था यानी कि जो है वो गैस है, तो ये गैस मैंने यहां लिख दिया। तो आपको पता चल गया कि अभिकारक इस साइड में, प्रोडक्ट उस साइड में। इसके बाद में पदार्थों के बीच में दो या दो से अधिक कितने पदार्थ हो उनके बीच में हम लिखेंगे प्लस का निशान, और प्रोडक्ट उधर आ जाएगा। ये तीर का निशान अभिक्रिया को बता रहा है कि किसमें हो रही है, क्या नया बन रहा है। इसके बाद में हम पदार्थों की भौतिक अवस्था लिखते हैं, जैसे ये सॉलिड है, ठोस है, तो S, और ऑक्सीजन गैस है तो इसका G, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो इसका G। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं लिख दी हैं। इसके बाद में हम अगर कोई किसी भी अभिक्रिया में टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं या सूर्य के प्रकाश से कोई अभिक्रिया हो रही है, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर एरो के पास में। जैसे मान लो मैंने कोई भी डिग्री सेल्सियस दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ इसके ऊपर लिखा जाएगा। मैंने कोई हीट दे दी, ऊष्मा दे दी, तो ये क्या कहाँ लिखा जाएगा, ये है हमारी हीट यानी कि ऊष्मा है, तो ये कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी। यानी कि इसके ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। प्लस में ये जो तीर का निशान है इसी के पास में क्या लिखे जाते हैं, उत्प्रेरक भी लिखे जाते हैं, यानी कि यहीं पे क्या होते हैं, उत्प्रेरक भी होते हैं। तो ये हमारा क्या है कि रासायनिक एक समीकरण को लिखने का तरीका है कि किधर अभिकारक, कहाँ पे उत्पाद होते हैं, तीर का निशान किस साइड में होता है, और अगर हम कोई टेम्परेचर दे, तापमान दे रहे हैं, या हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, या कोई कैटालिस्ट ले रहे हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं, तो वो हमारे तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने प्रोपेन लिया है, क्या लिया है मैंने, प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, एल्केन होता है। जैसे मैंने ले लिया प्रोपेन C3H8। प्रोपेन कैसे होता है कि कार्बन कितने हैं, 3, तो मेथ एथ प्रोप कार्ब, और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन की संख्या से 2 गुणे से 2 ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवा दी। ऑक्सीजन के साथ में अगर मैं गर्म करता हूं तो मेरे पास में नई चीज क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाता है। यानी कि मैंने प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस की क्रिया करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मेरे पास में बन गया। तो मैंने इधर इस साइड में तो क्या लिख दिया मैंने, ये तो हमारे हो गए अभिकारक, ये तो अभिकारक थे, यानी कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूं, ये अभिकारक हो गए और ये हमारे क्या हो गए, उत्पाद हो गए, यानी कि प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब हम इसमें देखते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 2 और यहां एक 3, यानी कि ये एक नियम होता है, मैं आपको बता दूं कि यानी कि जितना पदार्थ, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं कि आप जैसे मान लो जितना भी आपके पास गेहूं है, आप उसको जैसे आटा चक्की पे गए, पिसवाने के लिए गए, आप 50 किलो अगर गेहूं लेके जाते हो तो 50 किलो वेट का ही आप आटा लेकर के आते हो। तो इसका मतलब ये है कि जितना पदार्थ आपके पास में होगा विक्रिया में, उतने ही वजन का हमारे पास में क्या बनता है, द्रव्यमान का उत्पाद बनता है। तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो हमें इनको क्या करना पड़ता है कि गुणा करके और इनको बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, यानी कि दोनों तरफ की जो संख्याएं हैं उनको बराबर करना पड़ता है। चलो अब हम इनको बराबर करते हैं।
यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, अभी संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और आगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे मान लो कार्बन 3 है, पहले कार्बन को करके देखते हैं। कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। कार्बन तो 3 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो हाइड्रोजन 8 है तो 2 को कितने से गुणा किया जाए कि 8 हो जाए, यानी कि 4 से गुणा किया जाए तो 4, यानी कि ये भी हाइड्रोजन 8 हो गए। इधर देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 2 है। अब इधर कितने हो गए, कार्बन भी 3 हो गए और हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। अब मुझे बताओ इस साइड में ऑक्सीजन 10 है और इस साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो मैं 2 को कितने से गुणा करूं कि मेरे पास में 10 ऑक्सीजन बढ़ जाए। तो आपको पता है कि 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 5 कर दिया। 5 करने पर अब मेरे पास में क्या बन गया कि यहाँ पे बन गया C3H8, 5O2, 3CO2 और 4H2O। यानी कि एक बार फिर से चेक करिए, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 3 into 2 6 ऑक्सीजन और 4 कितने हो गए, 6 + 4 यानी कि 10 ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है, यानी कि ये हमारी रिएक्शन जो है ये संतुलित है। ये रिएक्शन संतुलित है और पहले जो हमारे पास में थी ये जो हमारी रिएक्शन थी ये बैलेंस नहीं थी, संतुलित नहीं थी। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि अगर प्रोपेन की मैं 5 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाऊंगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और 4 H2O यानी कि जल के अणु प्राप्त होंगे। अब ये हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी बैलेंस हो गई है। अब इस जो रिएक्शन को हमने क्या किया है, संतुलित किया है। तो इस संतुलित करने की जो विधि होती है इसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है इसे। यानी कि हिंदी में भी यही बात है, इसे हिंदी में भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। तो ऐसे हम क्या करते हैं, गुणा करके किसी भी एलिमेंट्स को, तत्वों को गुणा करके, परमाणुओं को और इनकी संख्याओं को बराबर कर देते हैं। जब संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे जो इनका जो द्रव्यमान है दोनों तरफ वो बराबर है। इसके बाद में मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। भाई हमें आपको पता है कि जैसे सॉलिड है वो S से लिखते हैं, लिक्विड को L से लिखते हैं और गैस को G से लिखते हैं। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं। एक होता है हमारे पास में जलीय विलयन। जैसे मान लो कोई जलीय चीज होती है, कोई भी किसी चीज का घोल होता है, जैसे मान लो जिसे बोलते हैं एक्वस, इसे कहा जाता है एक्वस। यानी कि जब जलीय कोई घोल होगा हमारे पास में, विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। उसकी जो उसे जो प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्वस AQ से करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, ये क्या है मेरे पास में, सॉलिड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैं H2O यानी कि पानी के साथ में इसकी क्रिया करवा दूं। जल क्या है आपको पता है, द्रव्य है, तो लिक्विड आ गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी कि ये है हमारा चूना पत्थर होता है। इस चूने पत्थर को मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, यानी कि जल में डाल दिया। जल में डालने के बाद मेरे पास में क्या बनेगा, एक घोल बन जाएगा। जैसे मान लो कि आपने पानी के अंदर नींबू डाल दिया तो वो नींबू और पानी का घोल हो गया। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो वो एक इसका हो गया, चीनी और चीनी के पानी का क्या हो गया, घोल हो गया, यानी चीनी का पानी हो गया। तो ये क्या हो गया, अब इस चूना पत्थर जो है इसका हो गया। यानी कि अब क्या बन गया मेरे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये घोल है, तो घोल को हम किससे लिखते हैं, एक्वस होता है यानी AQ से लिखते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया AQ। यानी कि जलीय की जो होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं, जो अवस्था होती है वो AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चे मैं आपको खोल करके बता देता हूं इसको कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये H2 है। इस H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH, या फिर आप सीधा लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो HOH। ये तो H2O है और ये हमारा है कैल्शियम और ऑक्सीजन। अब
क्या हो गया मेरे पास में, एक तो OH ये बन गया और एक OH ये बन गया, दो OH बन गए और एक कैल्शियम बन गया। तो यहां मेरे पास में क्या है, एक कैल्शियम है और दो OH है, ये दो OH है। अब देखिए यहाँ पे भी दो, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, यहाँ पे एक OH ये है, एक OH ये है, यहाँ एक कैल्शियम था, यहाँ एक कैल्शियम बन गया। ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसका केमिकल नेम होता है। ये हमारा वाटर है और ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके, क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो AQ यानी कि जो जलीय है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे AQ से प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कभी कभी हम क्या होते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, किसी में निकलती है और किसी में ग्रहण की जाती है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, अगर मेरे पास में एक तो है ऊष्मा क्षेपी, एक तो होता है ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, एक होती है ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। यानी कि बच्चे ये तो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और ये है एंडोथर्मिक। यानी कि एक्सोथर्मिक क्या करती है, हमेशा एनर्जी को रिलीज करती है, यानी कि ऊर्जा को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो ये बाहर निकाल देती है, तो इसे तो हम लिखते हैं प्लस से, यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी उसको प्लस से लिख करके हम जितनी मात्रा में निकाल रही है वो उसकी अमाउंट लिख देते हैं, मात्रा लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं कैलोरी केल्विन पर मोल। और ये है ऊष्मा शोषी, यानी कि ये क्या करती है, ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो ग्रहण करने वाली पे क्या आता है, माइनस आता है। माइनस के बाद में कितनी कर रही है उसकी अमाउंट लिख देते हैं, मात्रा लिख देते हैं और उसके बाद में इसकी इकाई लिख देते हैं कैलोरी केल्विन पर मोल। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होगी, अगर उसमें से ऊर्जा रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तो उसमें क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा और वो कितनी ऊर्जा बाहर निकाल रहा है वो ये आ जाएगा। ऊष्मा शोषी होती है जिसमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ऊर्जा ली जाती है, तो लेने वाले पे माइनस का आएगा, माइनस और कितनी ले रहा है वो उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसके बाद में कैलोरी केल्विन पर मोल आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो मैं ले लूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। यानी कि मान लो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, N2 गैस ले ली और मैंने इसकी हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवा दी, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवा दी। अब मेरे पास में क्या बनेगा, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, ये होता है हमारा अमोनिया, ये होता है हमारा अमोनिया। अब बच्चे सीधी बात है, हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यानी कि संतुलित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ दो है, यहाँ एक ही है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, दो लगा दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन दो हो गए, लेकिन दो नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन की संख्या वो भी डबल हो गई है, यानी कि 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हो गए 6। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो मैं इसको 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएंगे मेरे पास में हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये दोनों जो रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रही है कि हीट इनसे बाहर निकल रही है, इनसे बाहर निकल रही है, तो सीधी बात है कि यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है वो प्लस में होगी, कितनी भी निकल रही हो उसकी मात्रा आ जाएगी और कैलोरी केल्विन पर मोल इसकी इकाई आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास में दूसरी अभिक्रिया आती है, दूसरी अभिक्रिया आती है ऊष्मा शोषी, उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं उसका ऊष्मा शोषी का। अब इसकी हम ऊष्मा शोषी की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया नाइट्रोजन है N2, अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को क्या कर दूं मैं, 2 कर दूं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 हो गए। अब हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी कि संतुलित हो गई है। अब इसमें से जो एनर्जी ली जा रही है, यानी कि इन दोनों से, इन दोनों में क्रिया होगी, एनर्जी ग्रहण की जा रही है, इसमें जो उस ऊर्जा है वो ग्रहण की जा रही है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि माइनस, और माइनस के बाद में कितनी ली जा रही है उसकी अमाउंट आ जाएगी और उसके बाद में कैलोरी केल्विन पर मोल इसकी इकाई आ जाएगी। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं कि उत्प्रेरक कैसे
लिखे जाते हैं और उत्प्रेरक कैसे काम में लिए जाते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेता हूं मैं। जैसे मान लो मेरे पास में है, ये है मेरे पास में एथेन, ये होता है एथेन, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, तो मैथ और एथीन हो गया ये हमारा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड आएगा तो एथीन आएगा, यानी कि एथीन हो गया। ये ऐसा क्यों है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है तो एथेन होता है, द्विबंध आ जाता है तो ईन हो जाता है, यानी कि कार्बन 2 है तो मैथ एथ, और डबल बॉन्ड है, द्विबंध है तो एथीन। अब इसमें एथीन की ये क्या होती है, हमारी एक गैस होती है, तो मैंने गैस लिख दिया। अब ये क्या करेगी, जैसे मान लो इसकी हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। हाइड्रोजन गैस, जब मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब यहाँ पे जी आएगा। अब मैंने इनकी रिएक्शन करवा दी, और किसकी उपस्थिति में करवा दी मैंने, निकेल, यानी कि निकेल यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक होता है, यानी कि कैटालिस्ट होता है। अब मैंने उत्प्रेरक निकेल की उपस्थिति में, मैं सेंटेंस में बोलता हूं कि एथीन की अभिक्रिया, एथीन की हाइड्रोजन के साथ में निकेल की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर जैसे हमारे पास में एथेन प्राप्त हो रहा है। एथेन का मतलब जैसे मेरे पास में बन गया CH3 और CH3, ये हो गया एथेन, ये हो गया एथेन। ज्यादा फर्क नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। एथेन हिंदी में भी ऐसे ही है और इंग्लिश में भी, तो इतना प्रोनाउंसिएशन तो आपको आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है हमारा निकेल, निकेल की प्रेजेंस में क्या कर दिया, एथेन बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस और एथेन गैस की क्रिया करवाने के बाद में। अब मैं आपको थोड़ा खोल करके बता देता हूं कि ये कैसे बन गया है। यहाँ पे क्या था कि ऐसे था, यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसे इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे इस कार्बन के हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास में थे 2 हाइड्रोजन, अब ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। कार्बन चतुसंयोजक होता है, आपको आगे बताएंगे। तो कार्बन क्या करेगा, जब इससे द्विबंध बना रहा है, तो जब इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बीच का एक बॉन्ड हटा लेंगे। जैसे अब क्या बन गया हमारे पास में, ऐसे बन गया, यानी कि कार्बन ने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन, यानी दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया, तो इन्होंने आपस का एक बंध तोड़ दिया और वो हाइड्रोजन से जुड़ गए, और अब हमारे पास में क्या बन गया, एथेन बन गया, एथेन गैस बन गई। अब हमने क्या कर लिया कि रासायनिक समीकरण को कैसे कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या पता चल जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उससे हमें किस किस बात का पता चल जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारे क्या थी, गैस थी, यानी कि इसकी अवस्था का पता चल जाता है कि ये कौन सी अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है या द्रव्य अवस्था में है या गैस अवस्था में है, सॉलिड में है या फिर एक्वस में है, यानी कि जलीय में है, अवस्था का पता चल जाता है। दूसरी बात, हमें अभिकारक का पता चल जाता है। एक अभिक्रिया लिखी हुई है अगर, तो उसमें पता चल जाता है रासायनिक समीकरण, तो हमें पता चल जाता है कौन कौन से अभिकारक हैं, जैसे ये दोनों यहाँ अभिकारक हैं। इसमें हमें उत्पाद का भी पता चल जाता है कि हाँ इसमें नया प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो ये भी हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमें इसके बारे में ये पता चल जाता है कि ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इन दोनों के बारे में हमें पता चल जाता है। एक समीकरण अगर लिखा हुआ है उससे हमें ये चीजें पता चल जाती हैं, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसके अलावा हमें उत्प्रेरक का भी पता चल जाता है कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट काम में लिया जा रहा है। यानी कि एक सही जो अगर केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसे हमें लगभग इन चीजों का पता चल जाता है, जैसे उसकी स्टेट का, उसके रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी जैसे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या फिर उसके कैटालिस्ट क्या है, इनके बारे में हमें पता चल जाता है। ये सारी चीजें हमें एक केमिकल इक्वेशन एंड रासायनिक समीकरण से पता चल जाती है। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं एक केमिकल इक्वेशन से, रासायनिक समीकरण से। वो कौन सी, मैं आपको लिख देता हूं। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये पूरी हो गई है या नहीं हुई है। यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जैसे ये अभिक्रिया हो गई, इसके बाद में भी फिर भी वो क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद में भी क्रिया कर लेते हैं, यानी कि उनकी क्रियाएं 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में चलती रहती हैं।
तो हमें हमारी जो रिएक्शन है उसकी कंप्लीट हो गई है, यानी कि उसको पूरी हो गई है, उसका हमें पता नहीं चलता है कि उसकी रिएक्शन ये जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है, पता नहीं चलता। दूसरी बात, हमें जो ये पदार्थ दिए जाते हैं इनकी हमें कंसंट्रेशन का भी पता नहीं चलता, यानी कि इनकी सांद्रता का पता नहीं चलता, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन का भी पता नहीं चलता है। मैं लिख देता हूं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कंसंट्रेशन क्या है। बच्चे, कंसंट्रेशन होता है जैसे कि मान लो कि मैंने एक पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, नमक ले लिया, यानी कि मैंने जैसे एक गिलास पानी लिया है उसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक क्या होता है, हमारा साधारण जो नमक होता है, नॉर्मल जो सोल्ट है, कॉमन सोल्ट NaCl है। तो अब उसकी सांद्रता यहाँ पे नहीं पता चलती है, कंसंट्रेशन, जैसे कि अब हम ये नहीं बता सकते कि उस पानी के गिलास में कि कितने NaCl है, यानी कि NaCl की मात्रा क्या है, ये हम बता नहीं सकते हैं, इस रासायनिक समीकरण के आधार पर नहीं बताया जा सकता। यानी कि उस जो पानी के गिलास में है उसमें 1 चम्मच NaCl है, 2 चम्मच है या 10 चम्मच है, ये हम बता नहीं सकते हैं। यानी कि वो होती है हमारे जैसे NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की सांद्रता होती है कि कितना सोडियम क्लोराइड उसमें मिलाया गया है, NaCl मिलाया गया है। तो इस सांद्रता का और ये रिएक्शन पूरी हो रही है, इन दोनों बातों का हमें पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण के द्वारा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की, यानी कि हमारी कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो हम इस चैप्टर अब हम आगे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि जो हमारे रासायनिक जो बदलाव आते हैं, यानी किसी भी चीज में, जैसे किसी पदार्थ में कोई रासायनिक बदलाव आ रहा है, वो ही एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि ये बात मैंने बताई थी आपको कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ में गर्म कर रहे हैं या जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये उसके अवस्थाओं में उनके बदलाव था और ये रासायनिक परिवर्तन ही था, और रासायनिक परिवर्तन ही हमारा क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो अब बात करेंगे हम जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब हमारे इस चैप्टर में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी बात करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास में पहली रिएक्शन, हम इसमें मैं बता देता हूं आपको, पहली आती है हमारी एडिशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया होती है, इसे हम एडिशन भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोल दिया इसको एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में हमारे पास में आती है, चलो उसके बाद में बात करेंगे, पहले हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि हमारे दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं, वो अभिकारक जो है हमारे, वो आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कि A है और ये हमारा B है, ये कोई भी दो पदार्थ है, इन दोनों ने आपस में क्रिया की और क्या बन गया, मेरे पास में AB बन गया। तो ये क्या हो गई, एडिशन, यानी कि दोनों के जुड़ने से, यानी कि संयोजन से दोनों से क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। जैसे मैंने पहले भी लिया था और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पहले बात की थी कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये दोनों क्या बन रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का यानी एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ऐसे और बात करें हम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब ये जो क्रिया है, रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। इसे हम संतुलित कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूंगा। जब 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी साथ के साथ 2 हो गए हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो ये होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि क्या होते हैं, जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और इधर जो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, वो 2 और मोर देन 2 होते हैं, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना देते हैं।
ये होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया यानी कि सहयुग्मन या एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसे, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारी होगी संयोजन अभिक्रिया जो होती है, सहयुग्मन अभिक्रिया होती है। यानी कि इसमें तो क्या हुआ था कि हमारे दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे। अब मैं बात करूं दूसरी अभिक्रिया जो आती है हमारी, आती है अपघटनीय अभिक्रिया, यानी कि अपघटनीय अभिक्रिया होती है। इसे मैं इंग्लिश में लिख दूं डिसोसिएशन होता है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन भी बोला जाता है इसे और डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि अपघटनीय डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज टूट जाती है, यानी कि इसमें क्या होगा, इससे उल्टा होता है। इससे उल्टा कैसे होता है, इसमें तो ए और बी दोनों मिलकर के ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास में सिर्फ एक, जैसे मान लो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, मान लो ए बी है। अब ये क्या करेगा, इसमें ये टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे मान लो इसने बना दिया ए और बी, यानी कि हमारे पास में यहाँ रिएक्टेंट जो था, अभिकारक था, वो तो एक था और प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट जो बने हैं वो कितने बने हैं, दो बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए सिंगल रिएक्टेंट is dissociated in two or more than two products, that reaction is called, which reaction is called dissociation and decomposition reaction। यानी कि अगर एक कोई भी हमारा अभिकारक है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में, उत्पादों में टूट जाता है, तो ये होता है हमारा अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। अब बच्चे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये एक ए बी है मेरे पास में, कोई भी पदार्थ है, ये दो या दो से अधिक में टूटेगा। ये टूटेगा क्यों, आपको पता है कि ये जैसे मान लो पड़ा है हमारे पास में, तो इसे पड़े पड़े को कोई दिक्कत तो है नहीं कि ये टूट जाएगा, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा हमें, जब जाकर के ये टूट जाता है। अब नया क्या करेंगे हम, नया ऐसे तो है नहीं कि इसको किसी हथौड़े से मार करके तोड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब इसमें नया करने के लिए क्या करते हैं हम, कोई एक्सटर्नल चीज लगाते हैं, बाह्य कोई किसी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो इसे तोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, या तो इसमें तापमान दे दिया, यानी कि टेम्परेचर दे दिया, या फिर मैंने इसको जैसे मान लो टेम्परेचर के अलावा प्रकाश दे दिया, जैसे मान लो प्रकाश लाइट दे दी। कुछ ऐसे हैं हमारे, जैसे प्रकाश गिरने पर कुछ हमारे पदार्थ टूट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं, जैसे मान लो सनलाइट दे दिया। या फिर इसमें से जैसे विद्युत धारा हमने क्या कर दी, प्रवाहित कर दी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर मैंने फ्लो कर दिया, यानी कि विद्युत धारा अगर मैं इसमें प्रवाह कर देता हूं, विद्युत धारा का प्रवाह कर दूंगा, तो भी क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी कि ये ऐसे कुछ कारण होते हैं जो करने की वजह से हमारा जो एक सबस्टेंस है, पदार्थ है, या कोई भी रिएक्टेंट अभिकारक है, वो क्या करेगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की, यानी कि पहला पॉइंट की तापमान से कैसे अभिक्रिया टूटती है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम पहले बात करेंगे कि टेम्परेचर दे दिया हमने, तापमान दे दिया, या फिर ऊष्मा दे दी, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले बात कर देता हूं जैसे हमारे ऊष्मीय अपघटन की, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ये क्या है, इसका ए पॉइंट है, दूसरे का पहला पॉइंट, ऊष्मीय अपघटन। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने इसकी बात की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर मैं गर्म कर दूंगा, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो गर्म करने पर इसमें जो H2 जो पानी के जो अणु थे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। पानी गर्म करने पर आपको पता है कि पानी हमेशा अलग हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बन गया हमारे पास में H2O। ये क्या हो गया, गर्म करने पर, यानी कि हमने डिसोसिएट हुआ है, यानी कि अपघटन हुआ है। और कौन सा अपघटन हुआ है, ये ऊष्मीय हुआ है, यानी कि हमने हीट दी है, हमने इसको क्या किया है, हीट दी है, इसको टेम्परेचर दिया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर में टूट गया। ऐसे ही मैं बी पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मान लो
हमारे पास में आता है, इसके बाद में ऊष्मीय अपघटन के बाद में प्रकाश अपघटन। जैसे मान लो प्रकाश अपघटन है। अब प्रकाश की वजह से कैसे अपघटन हो रहा है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने AgCl ले लिया, सिल्वर क्लोराइड। Ag वजह सिल्वर होता है यानी कि चांदी होता है, ये सिल्वर क्लोराइड ले लिया मैंने और इसमें क्या कर दिया, सनलाइट डाल दी मैंने, यानी कि सूर्य का प्रकाश इस पे डाल दिया, सूर्य का प्रकाश डाल दिया, जिसे मैं Hµ से भी लिख सकता हूं। अब AgCl को अगर मैं सनलाइट यानी प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रख देता हूं तो ये क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बन जाती है। अब मुझे बताइए कि क्लोरीन गैस बन जाएगी Cl2। हमेशा क्लोरीन, Cl तो एक परमाणु है लेकिन Cl2 क्या है, हमारी क्लोरीन गैस होती है, यानी कि दो क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन गैस बना लेते हैं। अब यहाँ क्लोरीन 1 है, वहां क्लोरीन 2 है, यानी कि यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, लेकिन यहाँ 2 सिल्वर हो गए, Ag हो गए, तो यहाँ पे भी 2 Ag कर दूंगा। अब बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो Ag है हमारा सिल्वर है, ये तो हमारा चांदी तो होता है ठोस, और ये क्लोरीन जो होती है वो होती है गैस। अब ये जो अपघटन हुआ है ये प्रकाशीय अपघटन होता है AgCl का। ऐसे ही बच्चे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। आपको बता दूं, ये जो AgCl और AgBr जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी आती है उसमें काम में ली जाती है। यानी कि AgCl की जो ये अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश की, ये किसमें काम में आती है, ये हमारे आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर काम में आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे विद्युत की वजह से कौन सा अपघटन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या अलग हो जाएगा। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जैसे मान लो मैंने H2O लिया है, क्या लिया मैंने H2O, ये क्या है मेरे पास में पानी है। आपको सबको पता है कि पानी क्या है, एक तो लिक्विड है, और पानी एक तो लिक्विड है और पानी में हमेशा विद्युत का चालन होता है, यानी कि पानी में विद्युत का प्रवाह हो जाता है, ये लिक्विड है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, विद्युत का प्रवाह कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया। विद्युत धारा प्रवाह करूंगा मैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर देता हूं, मैं पानी में छोड़ता हूं तो H2 और O2 दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। यानी कि बच्चे हाइड्रोजन H2 यहाँ एक है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, H2 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, H2 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इनको 2 करना पड़ेगा। मैंने यहाँ 2 कर दिया तो ऑक्सीजन दोनों साइड में बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि मैंने क्या कर दिया, अब इस 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएंगे, 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, और अब ये जो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये है हमारा विद्युत धारा का प्रवाह है। इसलिए मैं फिर से 1 मिनट में रिपीट करता हूं कि हमारे अपघटनीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें जैसे मान लो मैंने ऊष्मीय अपघटन किया, यानी कि ऊष्मा दी, जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने हीट दी, गर्म किया, तो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को अलग कर दिया। इसके बाद प्रकाश अपघटन मैंने बताया AgCl, अगर AgCl को मैं सूर्य के प्रकाश में रखता हूं तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, और ये रिएक्शन जो है AgCl वाली, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में ली जाती है। इसके बाद में है विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है, जैसे H2 पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, करंट का फ्लो कर दिया, तो करंट धारा का फ्लो कर दिया विद्युत का मैंने, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारे एक सिंगल जो रिएक्टेंट्स है, ये हमारे सिंगल रिएक्टेंट्स क्या कर देते हैं, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। इसके बाद में हमारी तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। इनको मैं मिटा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर पे जो आती है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है,
कि कोई भी एक तत्व क्या करता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो दूसरे तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को वहां से हटा देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। और यही क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है। जैसे मान लो कि आगे कोई बेंच पे कोई कमजोर स्टूडेंट बैठा है और पीछे कोई जैसे उससे हट्टा कट्टा ताकतवर स्टूडेंट बैठा है, वो क्या करेगा, अपने बल के प्रयोग से क्या करेगा, आगे वाले को उसकी सीट से उठा देगा और उसकी जगह खुद चला जाता है और अपनी सीट पे पीछे उसको भेज देता है। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि किसी की जगह ले लेना। जैसे मान लो कि आपको बता दो, जैसे ए है और ये बी है, क्या है, ये ए और बी और ये है हमारे पास में सी, तो ए बी प्लस सी। अब क्या हो गया, ये जैसे मान लो सी ने क्या कर दिया, बी को हटा दिया, सी ने क्या कर दिया, बी को हटा दिया, तो बी तो अलग हो जाएगा और सी क्या करेगा, ए के साथ जुड़ जाएगा। तो ए और सी एक जगह हो जाएंगी और बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देता है, यानी हटा देता है, उसकी जगह खुद चला जाता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो मेरे पास में एक ये कोई भी बीकर है, ये बीकर है, इसमें मेरे पास में कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, यानी कि घोल है, विलयन है। अब मैंने इसमें क्या कर दिए, जिंक डाल दिया, जिंक के कुछ पार्टिकल्स यानी कण मैंने डाल दिए, ये है हमारा जिंक, मैंने जिंक इसमें डाल दिया। जिंक क्या होता है, यानी कि अधिक क्रियाशील, मैं आपको बता दूं, जो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, जैसे मान लो हमारे पास में है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और जैसे पीबी लेड है और आयरन होता है, ये क्या होते हैं, हमारे अधिक क्रियाशील होते हैं। अब ये जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अब मैं इसको रिएक्शन के थ्रू लिखता हूं कि मेरे पास में कॉपर सल्फेट का एक घोल है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, जिंक मिला दिया, इसमें मैंने जिंक, बच्चे पता हो आपको तो ये जिंक जो है हमारा जस्ता होता है हिंदी में, और ये जो कॉपर है वो हमारा हिंदी में तांबा होता है। जिंक मिला दिया, अब जिंक क्या करेगा, इसको कॉपर को यहां से हटा देगा, तो किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक तो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, क्या बन गया मेरे पास में नया, ZnSO4 प्लस कॉपर हो गया अलग। ये हमारी जो अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। आपको पता चल गया कि ये ज्यादा क्रियाशील था, इसने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और कॉपर को अलग कर दिया। मैंने यहां भी बताया है, पहले घोल किसका था, कॉपर सल्फेट का था, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉपर को इसमें मिलाने के बाद में, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं कि इसमें मिलाने के बाद में अब जो घोल बनेगा वो बन जाएगा ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर। ये रिएक्शन है और ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, और ये ही हमारी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि फोर्थ है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ए और बी के आधार पे देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास में ए बी है और ये हमारे पास में क्या है, सी बी है, ये है हमारा सी और ये है बी। अब इसमें जैसे मान लो सी ने क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया, यानी कि सी क्या है, मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, और बी कम क्रियाशील है। तो सी तो क्या कर दिया, बी को हटा दिया, यानी सी क्या कर दिया, ए से जुड़ गया। अब ये बी क्या करेगा, बी सी की जगह ले जाएगा, यानी कि ये होता है द्विविस्थापन, यानी कि सी बी की जगह गया तो बी सी की जगह चला गया। अब क्या बन गया, ए के साथ में क्या जुड़ गया, सी,
यानी कि बी को हटा करके कौन आया, सी आया। तो ए और सी तो क्या हो गए, एक साथ हो गए। अब बी क्या हो गया, बी के पास चला गया, यानी कि बी चला गया बी के पास में। और ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसके बाद में इसकी अगर मैं रिएक्शन जैसे मान लो KCl के साथ करवाता हूं, किसके साथ में करवाता हूं, KCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, ये रिएक्शन होगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम ने क्या कर दिया, इस NO3 को हटा दिया। इस पोटेशियम ने क्या कर दिया, पोटेशियम नहीं, इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो ये जो क्लोरीन है, क्या हो गया, क्लोरीन मान लो, पहले चाहे क्लोरीन को ले लो या चाहे पोटेशियम को ले लो। पोटेशियम लोगे तो क्या आएगा, पोटेशियम ने सिल्वर को हटा दिया, क्या कर दिया, सिल्वर को हटा दिया। और सिल्वर क्या कहां चला गया, क्लोरीन की जगह चला गया। क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, NO3 को हटा दिया, और NO3 कहां चला गया, क्लोरीन की जगह चला गया। एक ही बात है, आपको दोनों में से एक को लेना है। तो हमें पता है कि पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि ज्यादा क्रिया करता है। तो हमने क्या कर दिया, पोटेशियम को सिल्वर से ज्यादा क्रिया करता है, तो सिल्वर को हटा दिया किसने, पोटेशियम ने। अब क्या बन गया, पोटेशियम किससे जुड़ गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और ये जो Ag था ये किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास चला गया, यानी कि ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्या हो गया हमारा, सिल्वर क्लोराइड। Ag क्या होता है, सिल्वर, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। आप यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि आपको नाम से भी पता चल जाएगा, अगर आप देखोगे यहां है सिल्वर नाइट्रेट, और यहां है पोटेशियम क्लोराइड। तो सीधी बात है कि ये जो क्लोराइड है ये तो कहां चला गया, यहां चला गया, और नाइट्रेट कहां चला गया, इसके पास चला गया। यानी कि क्लोराइड यहां आ गया तो सिल्वर क्लोराइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों जुड़ गए, और क्या होगी, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। यानी कि पहली हमारी एडिशन, दूसरी हमारी क्या थी, पहली संयुग्मन थी यानी संयोजन थी, दूसरी हमारी अपघटनीय थी, उसके बाद में हमारी विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी पूरी हो गई है।